सनम जवेद के ऊपर जो केसेस हैं, एक टाइम में चार जगहों पर चार शहरों में उसकी मौजूदगी वहाँ पे ज़ाहिर की गई। 3 साल के बाद गिरफ्तारी डाली गई ततिमा बयान के ऊपर, जो कि बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। उस मुकदमे से फलक का किसी किस्म का कोई लेन देन, उन्होंने कोई पेट्रोल बम जो है उससे रिकवरी में डाला हुआ है, जो कि बिल्कुल उसकी कोई जेहत नहीं बनती। कोई वीडियो मौके से नहीं बनाई उन्होंने। अज़मा बुखारी साहबा वाला केस है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी टेंजिबल एविडेंस उनसे रिकवर नहीं हुई, उनसे डिवाइस रिकवर नहीं हुई, उनसे पासवर्ड डिस्कवर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब के अंदर बिलखसूस हमने देखा कि 9 मई के बाद जो मुकदमात हैं उनमें बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो जब अदालतों के अंदर जाते हैं तो उनका दिया पांचा हो जाता है और वो हकीकत पर मबनी नहीं होते, जिसको आप सादा अल्फाज में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले 3 साल से जिस तरह शुरू हुई, हमें किसी भी मोड़ पर यह नज़र नहीं आया कि ये ख़त्म होने का नाम ले रही हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद अज़हर सुलेरिया साहब, जो एक सीनियर कानूनदान भी हैं। पीके एक्ट के हवाले से उनके पास बहुत ज़बरदस्त तहकीक है और उन्होंने ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो 3 MPO के मुकदमात हैं उनका दिया पांचा किया अदालतों के अंदर कानूनी पैरामीटर के अंदर रहकर, और दलील के साथ उन्होंने अदालत के अंदर ये साबित किया किस तरह से पंजाब के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम। सर बताइएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त जो टॉप लेवल में मुकदमा चल रहा है वो सनम जावेद का है, फलक जावेद का है, आलिया हमजा साहिबा का है। तो इसमें सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो फलक जावेद केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जिन एक मुकदमे के अंदर वो 10 माह से जेल में हैं, तो क्या लगता है कि कहीं पर वो साबित होता नज़र आ रहा है या उस केस का क्या फ्यूचर देखते हैं? फलक जवेद जो है उनका पहली गिरफ्तारी 110/2024 मुकदमा में हुई थी, जिसमें मुस्तवीसा हैं अज़मा बुखारी साहबा। उनकी गिरफ़्तारी जो है वो इस तरीके से की गई कि इनफैक्ट उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी जो है यहाँ लाहौर से उन्होंने शो की। उस मुकदमे में तकरीबन 7.5 माह के बाद उनकी लाहौर हाई कोर्ट से बेल हुई। दूसरा मुकदमा 144/2025 था, वो पीका का था। ये दोनों पीका के केस हैं, उनमें उनकी बेल जो है वो सेशन कोर्ट से हुई। तीसरा मुकदमा अब जो है जो चल रहा है, जिसमें उनकी बेल अप्लाई की हुई 1 अप्रैल 2026 को बेल अप्लाई की हुई है, ये एंटी टेररिज्म कोड के अंदर 410/2023। ये 9 मई के मुकदमा में से, बल्कि 9 मई से पहले का ये मुकदमा है, जब खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए रावलपिंडी से टीम आई थी, तो तब इनकी उस मुकदमे में 3 साल के बाद गिरफ़्तारी डाली गई ततिमा बयान के ऊपर, जो कि बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। उस मुकदमे से फलक का किसी किस्म का कोई लेन देन। सो फार एज़ द केसेस ऑफ पीका आर कंसर्न, साइबर क्राइम के जो हैं, उनमें जो अज़मा बुखारी साहबा वाला केस है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस उनसे रिकवर नहीं हुई, उनसे डिवाइस रिकवर नहीं हुई, उनसे पासवर्ड डिस्कवर नहीं हुआ। और इन्होंने ख़ुद NCCI वालों ने कहा कि जो तस्वीर थी या वीडियो थी वो डिलीट हो चुकी, कोई ऐसी एविडेंस सफ़ा मिसाल पर मौजूद नहीं। यानी कि बेसिक डिवाइस थी अज़मा बुखारी साहबा वाली, जहाँ से उन्होंने रात के 12 बजे देखा कि हज़ारों लोगों ने उनकी कोई वीडियो जो है ना, वो नाजेबा वीडियो वायरल हुई है, लेकिन उनकी डिवाइस भी कब्ज़ा पुलिस में नहीं ली गई, उसका फोरेंसिक होना ज़रूरी था। फिर उन्होंने प्राइमरली 12-13 लोगों को इम्प्लिकेट किया, उसके ऊपर फिर इंक्वायरी का प्रोसेस हुआ, वो एक्स पार्टी इंक्वायरी हुई, उसमें फलक जवेद और दीगर मुलजमान को शामिल नहीं किया गया। अल्टीमेटली जो है वो इस बेल हो गई और किसी किस्म की बाज़ाब्ता उसमें रिकवरी नहीं हुई। 144 में तो कतन कोई रिकवरी नहीं हुई। वो थी कि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में इन्होंने कोई ऐसी बातें की, वहाँ से भी उसकी सराहत या डिटेल जो है FIR से, कंटेंट से वाज़ेह नहीं होता किसके बारे में क्या बात की। तीसरी जो ततिमा बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, ततिमा बयान वाले लोगों को गिरफ़्तार ना करें। वहाँ पर भी कोई ऐसी टेंजिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई पेट्रोल बम जो है उससे रिकवरी में डाला हुआ है, जो कि बिल्कुल उसकी कोई जेहत नहीं बनती। कोई वीडियो मौके से नहीं बनाई उन्होंने जहाँ से वो रिकवरी हुई है। सो ये तमाम की तमाम जो फलक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो बिल्कुल इलीगल, नल एंड वाइड है। सर ये भी बता दीजिए, चूँकि आप सनम जावेद खान के भी वकील हैं, तो उनके जो केसेस हैं ख़ास तौर पर इस वक्त कौन से केसेस ज़ेर समाअत हैं? एंड सेकेंडली उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारी खबरें हमने सुनी, फिर कुछ सहाफ़ियों ने उस पर बात भी की, फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं कि जो रवैया आज पॉलिटिकल लोगों के साथ रखा जा रहा है, या जिस तरह से ये हुकूमत कर रही है सलूक, आपको लगता है कि ये एक जमहूरी रवैया है, ये काबिल कबूल है? सनम जवेद के हवाले से मैं कहूँगा कि सनम जवेद के ऊपर जो केसेस हैं,
एक टाइम में तीन चार जगहों पर तीन चार शहरों में उसकी मौजूदगी वहाँ पे ज़ाहिर की गई, जबकि वकूए का टाइम जो है वो बिल्कुल एक ही बताया गया। अब जिस केस में वो मुक़य्यद हैं वो है 768/2023 का मुकदमा है। उसमें उनको 5 साल की सज़ा हुई है, उसके ऊपर अपील भी दायर है, सस्पेंशन की पिटीशन भी पेंडिंग है। अब सस्पेंशन का स्टेटस ये है कि वो केस 2-3 दफ़ा लगा है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स या तो वो लेफ़्ट ओवर हो गया या पार्टी उसको सुना गया है, अभी तक उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है ना वो अप्रोप्रिएटली जो है ना फोकस नहीं कर रही। जबकि ये शॉर्ट सेंटेंस 7 साल तक की जो सज़ाएँ हैं उसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स मिल जाती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कि शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस में जो है विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस कोर्ट जो है वो सज़ा सस्पेंड कर देती हैं। अपील जब भी लगे फिर अपील का फैसला मेरिट के ऊपर होगा। तो बाकी के उनके तमाम मुकदमात में बेल हो चुकी है। ये एक मुकदमा है जिसमें उनको जो है ना वो बाज़ाब्ता सुन के तो उसका फैसला आ चुका है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं फ़िज़ा आलम, जिनका मुकदमा आज आपने फ़ाइट भी किया, उनका ना सिर्फ ज़मानत करवाई बल्कि मुकदमा ही खारिज करवाया। तो सर, एक ख़ातून के ऊपर रियासत की तरफ से एक ऐसा पर्चा कि उन्होंने कोई रोड ब्लॉक कर दिया, कोई तोड़ फोड़ कर दी, कोई इस तरह हंगामा कर दिया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चूँकि हम एक इस्लामी मुआशरा हैं तो इसकी क्या गुंजाइश निकलती है कि एक ख़ातून को दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया है। फ़िज़ा आलम को पिछले दिनों में गिरफ़्तार किया गया था, तब भी ऐसा ही मुकदमा था, तो इसकी क्या वजह समझते हैं? एक तो ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सिविलाइज्ड और पढ़ी लिखी खातून है। 11 मई को उनका एक मुकदमा सिमिलर इसी तरह के कंटेंट्स कि वो जो पीटीआई के पम्फलेट्स हैं गाड़ी में लेके और साथ में मॉब को लेके, तो यहाँ ये जो मुस्लिम टाउन मोड़ है इसके पास वो सारा मॉब आया, सिर्फ उनकी गिरफ़्तारी हुई। गिरफ़्तारी के बाद वो जो है ना वो 11/5 को जब कोर्ट ने मुकदमा सुना, वो उनकी ऑफेंसेस 290-291 पीपीसी, वो है पब्लिक न्यूसेंस के लिए। मौका से किसी किस्म का कोई विक्टिम नहीं हुआ, विक्टिम नहीं सामने आया, किसी बंदे ने आके लेज नहीं किया कि मेरी प्रॉपर्टी को या ट्रांक्विलिटी को नुकसान पहुंचा, वो भी डिस्चार्ज हो गया। ये आज वाला केस भी इसी तौर था और ये उन्होंने परसों रात को यानी कि सुबह के टाइम 5 बजे का वकूआ बनाया हुआ था कि वो दीगर अपने साथियों के साथ 20-22 लोग रखे हुए, 2 लोगों को उन्होंने नामजद किया हुआ था। तो उनके साथ ये टाउनशिप के एरिया में ये जो है ना वो मॉब लेके आ रही है, जबकि वो मॉब लाने का कोई स्पाई इन्फॉर्मेशन यानी मुखबर की इतला के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया ना। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमने, बल्कि पुलिस वालों ने वहाँ पे वाज़े तौर पे FIR में वो जो मुद्दई हैं उन्होंने लिखा था कि हमें देख के मुलज़मान भाग गए। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया? 161 का मौके से किसी का बयान नहीं लिया गया और पूरी तफ्तीश में उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस से, जिसको हम नक्शे अमन कह सकते हैं या अज़ाला हसीयत उर्फ़ी की, ये टॉड का बेसिकली कानून है कि ऐसी न्यूसेंस क्रिएट हुई हो जिससे लोगों की रहाइश पे, लोगों के रहने में या सड़क में कोई रुकावट डलती हो और लोगों में एक क्रियोस पैदा हो जाए। इस तरह का कोई वकूआ साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिसाइड किया और बिल आखिर आज उनका मुकदमा दूसरा भी उनको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमा।